नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था भारत में राज्यपाल की व्यवस्था के क्या प्रावधान हमें संविधान में देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश से हमने उसको कोड किया और समस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखा, फैक्ट्स को देखा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग राज्यों के विधानमंडल से संबंधित टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। खास तौर पर हम इसे कोड करेंगे, जोड़ेंगे मध्य प्रदेश की विधानमंडल की व्यवस्था से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें सबसे पहले हम देखें कि जो राज्य विधानमंडल की व्यवस्था है संविधान में, वो आर्टिकल 168 में आपको देखने को मिलती है। 168 में देखने को मिलेगा। यहां पर क्लियर कहा गया है कि जो राज्यों में विधानमंडल है, विधायिकाएं हैं, वो हमें तीन सेक्शन, मतलब तीन इंपॉर्टेंट यहां पर इसकी चीजें दिखाई पड़ेंगी, अंग दिखाई पड़ेंगे, हम सीधे कह सकते हैं। कितने अंग दिखाई पड़ते हैं? तीन अंग। जब हम तीन अंग यहां देखते हैं तो एक तो आर्टिकल 153 राज्यपाल को बताता है, आर्टिकल 170 विधानसभाओं की संरचना, और आर्टिकल 171 जो है वो विधान परिषद के संदर्भ में व्यवस्था करता है। तो ये तीन अभिन्न अंग हमें राज्यों के विधानमंडल से संबंधित दिखाई पड़ते हैं। बिना इसके राज्यों की जो विधायिकाएं पूर्ण नहीं होती। अब यहाँ एक और चीज हम लोगों को समझना है, वो क्या कि विधानसभाएं और विधान परिषद, जब हम विधानसभा और विधान परिषद की बात करें तो ये एक तरीके से द्विसदनीय व्यवस्था को बता रहा है ना। राज्यों के जो विधानमंडल है वो कितने सदनीय होते हैं? द्विसदनीय। क्या बोला जा रहा है कि एक तरफ है विधानसभा और एक तरफ है विधान परिषद। अब जब हम विधान सभा और विधान परिषद की व्यवस्था को देखते हैं तो यह हम लोगों को समझ लेना है कि विधान परिषद जो है ये अनिवार्य नहीं है। राज्य अगर चाहें तो उनकी आवश्यकता अनुरूप इसकी व्यवस्था करने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, और संसद के पास इसका अधिकार है कि वो इसकी व्यवस्था कर दे, एक प्रस्ताव पारित करके। लेकिन यहां पर राज्यों को खुद को इसके लिए स्टेप लेना पड़ेगा कि वो चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर किसी राज्य को लगता है कि हमारे यहाँ विधान परिषद हो तो वो इसके लिए प्रस्ताव पारित कर सकता है। परंतु हम अगर यहाँ देखें विधानसभा ये अनिवार्य है संविधान की दृष्टि से, तो ये हर राज्य में हमें देखने को मिलती है, जिसकी संरचना आर्टिकल 170 में विद्यमान है दोस्तों। लेकिन जब हम विधान परिषद की बात करेंगे तो ये केवल हमें भारत के 6 राज्यों में ही देखने को मिलता है, सिर्फ 6 राज्यों में। मैंने पहले ही कहा है कि ये व्यवस्था एक अनिवार्य व्यवस्था नहीं है, वैकल्पिक है। अगर आपको लगता है तो आप इसका प्रस्ताव पारित करके अपने यहाँ पर यह व्यवस्था कर सकते हैं। हालांकि इसकी व्यवस्था करने की क्या प्रक्रिया है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ये एक वैकल्पिक प्रक्रिया है, अगर कोई राज्य चाहे तो इसकी व्यवस्था कर सकता है। वर्तमान में हमारे यहाँ पर कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। इसका नाम आप ऐसे याद रख सकते हो, तू भी मजा कर। अब यहां T4 हम देखें तो आ जाता है तेलंगाना, U4 आ जाता है उत्तर प्रदेश, BHI में आ जाता है बिहार, और M में आ जाता है महाराष्ट्र, ठीक है, A में आ जाता है आंध्र प्रदेश, KAR में आ जाता है कर्नाटक। तो हमारे यहां पर ये 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर हमें विधान परिषद की व्यवस्था देखने को मिलती है। अर्थात यहां का जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है। इसके अलावा हम देखें तो भारत में टोटल कितने राज्य में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों? तो वर्तमान में हमारे यहाँ पर 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य का जो विधानमंडल है उसमें से हम बात करें जो 6 हैं वो एक सदनीय है, सॉरी 2 सदनीय। 6 का क्या है? 2 सदनीय है, ठीक है। और बाकी बचे जो 22 हैं उनका एक सदनीय है, ठीक है, एक सदनीय विधानमंडल है। इसके अलावा हम बात करें दिल्ली और पुदुचेरी भी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर हम लोगों को एक सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था देखने को मिलती है। यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछेगा? वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कितने विधानमंडल ऐसे हैं राज्यों में जहां पर हमको 2 सदन देखने को मिलते हैं? तो केवल 6, ठीक है। कितने ऐसे हैं जो एक सदनीय है? तो अगर हम राज्यों की बात करें तो 22, अगर इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ दें तो दिल्ली और पुदुचेरी को मिलाकर यहां पर आपको 24 संख्या देखने को मिलती है। क्लियर? पहले कितने हुआ करते थे? तो 2019 से पहले 7 थे दोस्तों। यहां पर आप जे जो देख रहे हैं ना, ये जे फॉर जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर था। अब चूंकि जम्मू कश्मीर
से लद्दाख को अलग कर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर स्थापित कर दिया गया है। तो यहां पर अभी विधानमंडल की व्यवस्था फिलहाल नहीं है। बाकी जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके लिए अभी तक चुनाव नहीं करवाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से सितंबर 2024 तक इसको लेकर केंद्र सरकार को बताया गया कि आपको कराना है, तो उस बारे में सरकार काम कर सकती है। लेकिन जब हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 168 देखेंगे तो क्या कहता है कि 3 अभिन्न अंग है राज्यों के विधानमंडल के, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। यहां पर जब हम विधानमंडल को देखेंगे तो द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है, परंतु जो विधान परिषद है वो एक अनिवार्य व्यवस्था नहीं है। अनिवार्य व्यवस्था में विधानसभा आपको हर राज्य में देखने को मिलेगी। क्या इसका सिस्टम है वो हम लोगों ने देख लिया। एग्जाम में कुछ भी यहां से क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को दोस्तों सीधे उसका उत्तर लगा देना है, ठीक है। ये तो हो गई कि हमारे यहाँ पर विधानमंडल की स्थिति क्या है, संरचना प्रावधान क्या है। लेकिन यहाँ हम लोगों को एक चीज को और स्पेशली देखना पड़ेगा दोस्तों, और वो क्या कि हम यहाँ देख रहे हैं राज्यपाल को। तो मैंने आप लोगों को जब राष्ट्रपति के चैप्टर पर डिस्कशन किया था तो वहां पर इस बारे में डिटेल में थोड़ा सा चर्चा की थी, है ना। जिस प्रकार से हमने राष्ट्रपति को संसद के साथ जोड़कर देखा था कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग क्यों है, वैसे ही हम लोग जब राज्यपाल को देखते हैं तो राज्यपाल भी राज्य के विधानमंडल का अभिन्न अंग हमें दिखाई पड़ता है। तो अभिन्न अंग है क्यों, तो याद रखिए कि जब हम राज्य में कानून की बात करते हैं, राज्य में कानून की बात जब करेंगे तो ऐसे में बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के कोई कानून राज्य में नहीं बन सकता। अगर विधानसभा से प्रस्ताव पास हुआ है तो वो राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा और राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही वो कानून बन पाता है। इसके अलावा आर्टिकल 174 जो है वो सत्र बुलाना या सत्र का आहूत, या हम बोल सकते हैं कि सत्र का वसान करना, सत्रावसान खत्म करना हो या फिर विघटन करना हो, ये तीनों के संदर्भ में निर्णय जो होता है वो राज्यपाल करता है। तो ये कहीं ना कहीं अभिन्न अंग बनाता है विधानमंडल का। आर्टिकल 175 राज्यपाल के अभिभाषण की व्यवस्था करता है, वहीं आर्टिकल 176 विशेष अभिभाषण की व्यवस्था करता है, और 213 राज्यपाल को अध्यादेश निकालने की शक्ति देता है कि जब सदन ना चल रहा हो राज्य विधानमंडल का, तो ऐसे में कानून की जरूरत पड़ जाए तो राज्यपाल महोदय अध्यादेश निकाल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चारों आर्टिकल और ये प्रावधान इस बात को निश्चित करता है कि राज्यपाल जो है वो क्यों राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है, उसको माना जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने राज्यपाल क्यों राज्य विधानमंडलों का अभिन्न अंग है उसको भी समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं और यहां देखें तो आर्टिकल 169 कहता है विधान परिषदों का गठन। विधान परिषदों का गठन, देखिए मैंने पहले ही कहा है कि भारत में जो राज्य है, यहां के जो विधानमंडल हैं, ये या तो एक सदनीय है या हम बोल सकते हैं 2 सदनीय हो सकते हैं। अब 2 सदनीय की व्यवस्था हमारे पास है, लेकिन 2 सदनीय हमारे यहां पर केवल 6 जगह पर हैं और बाकी 22 राज्य में और प्लस 2 यूनियन टेरिटरी में मिलाकर ये एक सदनीय है। लेकिन जहां पर 2 सदनीय है, उन्होंने अपने यहां पर विधान परिषद की व्यवस्था कैसे की है, दूसरे सदन की, और जहां पर एक सदनी है, अगर वो चाहे कि हमारे यहां पर विधान परिषद होना चाहिए तो वो कैसे ला सकते हैं। तो इसके संदर्भ में क्या व्यवस्था उसको यहां समझना है। तो अगर किसी भी राज्य को अपने राज्य में 2 सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था करना है, अर्थात उसे विधान परिषद जो है उसका गठन करना है, तो इसके संदर्भ में व्यवस्था भारत के संविधान के आर्टिकल 169 में की गई है। क्या कहा है कि जो विधान परिषद है उनका गठन संसद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, संसद के द्वारा होता है। क्लियर। अब संसद कैसे करेगी, तो संसद अपने मौजूदा सदस्यों के द्वारा एक साधारण बहुमत से क्या कर देगी, प्रस्ताव पारित करेगी। ये प्रस्ताव पास करके संसद बोले तो राज्यसभा लोकसभा दोनों, प्रस्ताव पास करके किसी भी राज्य के लिए विधान परिषद की व्यवस्था कर सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जिस भी राज्य के लिए संसद विधान परिषद की व्यवस्था कर रही है, उस राज्य की विधानसभा अपने 2/3 के बहुमत से एक संकल्प पारित कर दे और उस संकल्प में वो कहे कि हमारे यहाँ विधान परिषद की जरूरत है।
तो ही संसद इस पर निर्णय लेगी और इस पर एक प्रस्ताव लाकर पास करके उस राज्य के लिए विधान परिषद की व्यवस्था कर सकती है। यहां पर किस पर निर्भर करता है? जिस राज्य में विधान परिषद बनना है उसके विधानसभा पर। विधानसभा को 2/3 के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके ये संसद को कहना पड़ेगा कि आप लाइए हमारे लिए विधान परिषद, ठीक है। और संसद अगर ऐसा करके किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था कर देती है तो उसे संविधान का संशोधन नहीं मानेंगे। आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 स्पष्ट कहता है संविधान संशोधन की व्यवस्था। और अगर संसद ने किसी राज्य की अनुशंसा पर एक प्रस्ताव लाकर किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था की है तो यहां उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा आर्टिकल 368 में। और मैंने पहले ही कहा है कि 6 राज्यों में ही विधान परिषद जैसा सिस्टम हमें देखने को मिलता है भारत में। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य में विधान परिषद को गठित करने की शक्ति किसके पास है? तो याद रखिएगा संसद के पास इसकी शक्ति है। अब यहां पर पहले विधानसभा से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, फिर संसद से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, दोनों चीजें जरूरी बराबर है। चलिए, तो ये तो विधान परिषद का गठन हो गया। विधान परिषद की संरचना आर्टिकल 171 में दी गई है। विधान परिषद की संरचना आर्टिकल 171 में दी है। यहां आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रक्रिया से विधान परिषद के सदस्यों को चुना जाएगा। और ये एक जगह से नहीं आते, जगह जगह से इनका प्रतिनिधित्व होता है। जैसे जो विधान परिषदें हैं इनको लेकर जो सदस्यों की संख्या निश्चित की गई है दोस्तों, उसमें यह कहा गया है कि यहां पर 40 सदस्य जो हैं वो होंगे। निम्नतम कितने सदस्य होंगे? तो बोले 40 सदस्य। बोले अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो बोले अधिकतम सदस्य हो सकते हैं विधान सभा के सदस्यों के 1/3 से ज्यादा नहीं। क्लियर? तो अधिकतम सीमा भी निश्चित है और यहां पर न्यूनतम सीमा भी निश्चित है। अब इन सदस्यों में अगर हम देखें तो 1/3 सदस्य जो होंगे वो नगर पालिका, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय संस्थाओं से चुनकर आते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होते हैं। मतलब यहां पर कौन? विधायक जो होंगे वो यहां पर 1/3 सदस्य भेजेंगे। 1/12 सदस्य ऐसे लोग चुनेंगे जो 3 साल पहले डिग्री ले चुके हैं किसी भी विश्वविद्यालय के मध्य प्रदेश से। और 1/12 सदस्य जो होंगे वो अध्यापकों के द्वारा, जो सरकारी स्कूल के अध्यापक होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। और 1/6 सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं दोस्तों। तो यहां जो भी सदस्य संख्या होगी किसी भी राज्य में विधान परिषद की, उस सदस्य संख्या को आप वहां की जनसंख्या के आधार पर देखेंगे और जो भी सदस्य संख्या होगी ना उसमें अलग अलग जगह से लोग चुनकर भेजे जाते हैं। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इस प्रकार से विधान परिषद की संरचना जो है वो देखने को मिलती है। ठीक, ये विधान परिषद की संरचना के बाद अगर किसी भी व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य बनना है तो किसी भी व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य बनना है तो आर्टिकल 173 उसकी योग्यता की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 173 कहता है कि जो भी व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है वह भारत का नागरिक हो, वो 30 साल का होना चाहिए, मानसिक रूप से समर्थ हो, दिवालिया नहीं होना चाहिए और ये किसी न्यायालय के द्वारा घोषित किया गया हो। क्षेत्रीय मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए जहां से भी वो जाना चाहता है। और राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए संबंधित व्यक्ति को राज्य का निवासी होना जरूरी है। तो इन सभी शर्तों को जो पूरा कर रहा होगा वो व्यक्ति किसी भी राज्य में जहां विधान परिषद की व्यवस्था है वहां विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। ये विधान परिषद के सदस्य बनने की योग्यता है। जो विधान परिषद का सदस्य बनेगा उसे भी आप विधायक ही कहेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो आर्टिकल 182 कहता है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति जब विधान परिषद है तो विधान परिषद में कार्य भी संपन्न करेंगे। और यहां पे कार्य अगर करना है तो कार्य का संचालन करने के लिए आपको मॉनिटर की जरूरत भी पड़ेगी। तो उस तौर पर आपको सभापति और उपसभापति की व्यवस्था देखने को मिलती है। अब अगर विधान परिषद की कार्यवाही को संचालित करने के लिए सभापति उपसभापति चाहिए तो ये कैसे आएंगे? तो याद रखिएगा कि ये सभापति उपसभापति जो होते हैं ये
राज्य विधान परिषद के सदस्य आपस में से चुनते हैं। याद रखिएगा, राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होंगे ना, वो आपस में से एक को सभापति और एक को उपसभापति के तौर पर चुन लेते हैं और इसी तौर पर वो काम करने लगते हैं। हम ये कहते हैं व्यवहार में कि विधान परिषद राज्यसभा के भांति व्यवस्था है, लेकिन यहां पर राज्यसभा से आपको अलग सिस्टम देखने को मिलता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राष्ट्रपति होता है, जिसको चुना जाता है संसद के सदस्यों के द्वारा। लेकिन यहाँ जो राज्य विधान परिषद का सभापति उपसभापति है, ये विधान परिषद के सदस्य आपस में से ही चुनने का काम करते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। विधानसभा के सभापति और उपसभापति दोनों उसकी कार्यवाही का संचालन का कार्य करते हैं। आर्टिकल 183 कहता है विधान परिषद के सभापति उपसभापति का पद रिक्त होना, हटाया जाना या पद त्याग करना। देखिए, जो विधान परिषद है, विधान जो परिषद है, अगर उसमें हम लोग अवधि की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि विधान परिषद एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन है। विधान परिषद राज्यसभा के भांति कभी विघटित नहीं होता। इसके जो सदस्य होते हैं ना, इन सदस्य का 6 साल का कार्यकाल होता है, 6 वर्ष का, और हर 6 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो अवकाश प्राप्त करते हैं और इतने ही सदस्य नए आ जाते हैं। ठीक राज्यसभा की जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है। परंतु जब हम परिषद के सदस्यों के पद रिक्ति की, हटाए जाने की, पद त्याग की बात करते हैं आर्टिकल 183 में, तो या तो इनका कार्यकाल पूरा हो जाए, नंबर 2 कि इन्हें हटाया जा सकता है। हटाएंगे कैसे? तो जो सभापति उपसभापति को चुनने की व्यवस्था है, उसी व्यवस्था से इनको हटाया जाता है। जैसे सभापति उपसभापति को चुनते कैसे हैं? सभी सदस्य आपस में से चुन लेते हैं, वैसे ही सभी सदस्य जो है एक प्रस्ताव पारित करके सभापति उपसभापति को हटा सकते हैं। पद त्याग अगर करना हो तो सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को अपना त्याग पत्र देकर यहां पर पद त्याग कर सकते हैं। तो ये इनके पद त्याग और इनकी बातें की गई। इसके बाद आर्टिकल 184 कहता है कि सभापति के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उपसभापति अन्य व्यक्ति की शक्ति। देखिए क्या होता है कि सभापति जो है विधान परिषद का, ये सभा का नेतृत्व करेगा, उसका संचालन करेगा जिस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्था है। कभी ऐसा हो सकता है कि सभापति उपस्थित ना हो, बीमार हो, मर गया हो, छुट्टी पे गया हो, किसी भी परिस्थिति आ सकती है। तो उस परिस्थिति में सभापति की जगह पर कौन काम करेगा? उपसभापति काम करेगा। अब मान लीजिए कि उपसभापति भी नहीं है, तो कोई व्यक्ति जो सभा निश्चित करे वो सभापतित्व का काम करने लगेगा। तो ये संबंधित जो प्रावधान है वो हमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 184 में दिखाई पड़ते हैं। बराबर। चलिए, इसके बाद हम आर्टिकल 185 देखते हैं कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होगा तो उनका पीठासीन ना होना बिल्कुल सही है। देखिए कि यदि मान लीजिए कि राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति हैं और उनको हटाने का प्रस्ताव, देखिए हटाने का जो काम है, वो हटाने का कार्य जो होता है वो प्रस्ताव लाकर होता है। तो इसका जो प्रस्ताव है वो अगर चर्चा में है, अगर वो चर्चा में है, तो इस दौरान वो व्यक्ति अध्यक्षता नहीं कर सकता। ठीक है, अध्यक्षता वो नहीं कर सकता, उसे केवल उपस्थित होने का अधिकार होगा, उपस्थित रहेगा वो और अपना मत दे सकता है। अपना क्या कर सकता? मत दे सकता है। मतलब अपना मत देने का मतलब यह है कि वो अपने ऊपर लगे इल्जाम या हटाने की व्यवस्था का विरोध कर सकता है। विरोध करने के लिए उसको तथ्य रखना पड़ेगा। तो तथ्यात्मक तौर पर विचार प्रकट करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए उसको उपस्थित होने की इजाजत होगी, लेकिन यहां पर वो नेतृत्व या सभापतित्व का काम नहीं कर सकता। बराबर। तो ये हम लोगों ने आर्टिकल 185 तक राज्य विधान परिषद के बारे में व्यवस्था देखी, राज्य विधान परिषद कैसे बना है और राज्य विधान परिषद के सदस्य सभापति उपसभापति को लेकर क्या व्यवस्था है। अब हम बात करते हैं राज्यों की विधानसभाओं की। जब हम राज्यों की विधानसभाओं की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी जो संरचना है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में है। अनुच्छेद 170 जो है वो इनके संगठन और सदस्य की यहाँ पर हम लोगों को व्यवस्था बताता है। जब हम इसके संगठन या सदस्यों की संख्या देखें तो ये निश्चित किया गया है कि अधिकतम 500 और निम्नतम जो है वो 60 सदस्य हो सकते हैं।
विधानसभा में सदस्यों की संख्या किसी राज्य में कितनी हो सकती है? तो अधिकतम हो सकती है 500, मिनिमम हो सकती है 60 सदस्य। किंतु हमें इसके कुछ अपवाद देखने को मिले। जब हम इसके अपवाद देखते हैं तो 4 राज्य, स्पेशली गोवा में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में और मिजोरम में, यहां पर देखिए गोवा, अरुणाचल, मिजोरम में 40-40 विधानसभा सदस्य हैं। वहीं सिक्किम में केवल 32 विधानसभा सदस्यों की विधानसभा है और संविधान संशोधन करके इनको लेकर भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है। तो एक तरफ हम जब संगठन की बात करते हैं तो वहां पर मैक्सिमम 500 और निम्नतम 60 है, लेकिन ये चारों राज्यों में आपको 60 से कम देखने को मिला, इसलिए हम कहते हैं कि ये चारों राज्य अपवाद हैं। 53वां संशोधन कहता है कि 30 से कम नहीं होने चाहिए, यह व्यवस्था में देखने को मिलती है। अच्छा, इनके अलावा हम देखें तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 70 और पुदुचेरी में 30, यहां पर केवल 30 ही है। 30 कैसे हैं? हम इसको 30 + 3 कहते हैं, टोटल 33 हैं, परंतु यहां पर 3 जो होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होकर आते हैं, तो 30 पर ही केवल यहां निर्वाचन होता है। तो ये छोटी छोटी सी विधानसभाएं देखने को मिलती हैं। इस संदर्भ में 53वां संशोधन आपको ध्यान रखना है कि पहले 60 सदस्य अनिवार्य थे, परंतु अब 30 तक आप उस व्यवस्था को देखते हैं। ये छोटी छोटी सी विधानसभाएं हैं हमारे देश में जहां पर आपको सदस्यों की संख्या कम देखने को मिलती है। लेकिन जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में 230 सदस्यों की विधानसभा में देखने को मिलती है। हालांकि जब हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उस दौर की बात करते हैं कि ये दोनों अलग नहीं हुए थे, तो हमारे मध्य प्रदेश में सदस्यों की जो संख्या वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। किंतु छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सदस्य संख्या है वो 230 बनी हुई है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बराबर। चलिए, इसके अलावा हम बात करें तो जो विधानसभा है उनकी अवधि और विघटन को लेकर भी व्यवस्था है। जब हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 देखते हैं तो ये 172 हमें राज्यों की विधानसभा की अवधि की बात करता है और ये कहता है कि राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष की होती है। इसके पहले भी इसका विघटन हो सकता है अगर लगता है कि राज्य की जो सरकार है वो बहुमत खो चुकी है, कोई व्यक्ति अपनी सरकार बनाने के लिए काबिल नहीं है या कोई दल, तो ऐसे में जैसे ही राज्यपाल को विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई यहां पर किसी के पास बहुमत नहीं है, तो विघटन हो जाता है। और यहां पर सीएम जो है इसकी अनुशंसा बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएम के परामर्श पर राज्यपाल जो है वो कभी भी इसका विघटन कर सकता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष की अवधि होती है राज्य की विधानसभाओं की। ये आर्टिकल 172 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि असामान्य परिस्थितियां होती हैं, संकट काल होता है। अगर संकट काल का समय है तो विधान सभा की जो अवधि है वो संसद के द्वारा एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। याद रखिएगा, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए संसद बढ़ा सकती है। कौन बढ़ा सकता है? संसद ये कार्यकाल बढ़ा सकती है। अब यहां पर विधानसभा की अवधि अगर बढ़ेगी तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी बढ़ेगा, सरकार का कार्यकाल भी बढ़ जाता है। याद रखिएगा, सबका कार्यकाल बढ़ जाता है। तो यहां 1 साल बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा अवधि। लेकिन जैसे ये संसद की अवधि 1 साल के लिए बढ़ाई गई, लेकिन यहां पर संकट काल खत्म होकर सामान्य परिस्थिति आ गई, तो उस कंडीशन में 6 महीने के भीतर, 6 माह के भीतर यहां पर चुनाव कराना अनिवार्य है, ये याद रखिएगा। और ये चुनाव की व्यवस्था जो रहेगी वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है वो करता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये विधानसभा की संरचना, उसकी अवधि पर बात की। अब विधानसभा के सदस्यों की योग्यताओं की हम लोगों को देखना है, आर्टिकल नंबर 173। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता जो है दोस्तों वो लोकसभा के सदस्यों के समान ही है। जैसे राज्यसभा के समान हमें विधान परिषद देखने को मिलता है, उसी प्रकार से लोकसभा के समान विधानसभा देखने को मिलती है। तो जो लोकसभा के सदस्यों की योग्यता है वही योग्यता हमें विधानसभा के सदस्यों पे दिखाई पड़ती है। जैसे कि 25 साल उम्र होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा संबंधित व्यक्ति का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, ठीक है। ये सामान्य योग्यताएं हमें देखने को मिलती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को जब हम नजर डालते हैं और जब हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 192 के तहत सदस्यों की अयोग्यता को देखते हैं, तो यहां पर हमें कुछ और तथ्य भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है तो वो राज्य की विधानसभाओं का सदस्य बने नहीं रह सकता, ये उसके लिए अयोग्यता हो जाएगी। अगर किसी का मानसिक स्वास्थ्य खराब है
कोई व्यक्ति पागल है तो वो विधानसभा की सदस्य संख्या कंटिन्यू नहीं कर सकता, यह अयोग्यता हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय ने दिवालिया घोषित कर दिया तो उसकी अयोग्यता हो जाएगी। अगर वो स्वेच्छा से किसी दूसरे देश के नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, उसके लिए अयोग्यता हो जाएगी, उसका पद समाप्त हो जाएगा। और संसद अगर कोई कानून बनाकर कोई अयोग्यता कर देता है, ठीक है, तो उस संदर्भ में भी संबंधित व्यक्ति विधान सभा का सदस्य नहीं रहेगा। ये जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 192 में राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की योग्यता के संबंध में बात की गई है। अगला आर्टिकल 174 कहता है राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और सत्रों का विघटन। देखिए यहां पर आप सीएम का परामर्श इंपॉर्टेंट मानते हैं और इस परामर्श पर किसको, राज्यपाल जो होते हैं राज्य को, इनको अधिकार होता है। क्या अधिकार, सत्र बुलाने का, सत्र खत्म करने का और सत्र का विघटन करने का। अगर हम सत्र को बुलाने की बात करते हैं तो एक साल में संवैधानिक व्यवस्था के तहत देखें तो 2 सत्र होना अनिवार्य है। 2 सत्र यहां पर हमें एक साल के अंदर अनिवार्य देखने को मिलते हैं। और इन 2 सत्र की जो बैठक है, इन बैठक को हम देखें तो यहां पर 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं चाहिए, 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे में यहां पर हम 2 सत्र अनिवार्य मानते हैं, लेकिन जब हम मध्य प्रदेश में देखें, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा है इसके साल में 3 सत्र हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है दोस्तों बजट सत्र, दूसरा होता है दोस्तों मॉनसून सत्र और तीसरा होता है दोस्तों शीतकालीन सत्र। तो 3 सत्र हमें जनरली मध्य प्रदेश में भी विधानसभा में देखने को मिलते हैं और अनिवार्य 2 सत्र होते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इसके बीच में भी अगर हम देखें विशेष सत्र कभी भी आयोजित किए जा सकते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 में यह व्यवस्था दी गई है। जब भी कोई सत्र बुलाया जाता है उसकी जो प्रथम बैठक होती है उसमें आपको राज्यपाल का अभिभाषण देखने को मिलता है। वैसे ही सत्रावसान या विघटन करने का काम राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 178 कहता है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के संबंध में उपबंध। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जब बात करते हैं दोस्तों, तो जो सदन है, सदन में से एक को अध्यक्ष चुन लिया जाता है और एक को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। मतलब सदस्य अपने बीच में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष के तौर पर चुनते हैं। ये अध्यक्ष जो होता है इसे स्पीकर के नाम से आप जनरली जानते हैं, विधानसभा का स्पीकर, ठीक है। विधानसभा का स्पीकर हो या फिर हम बात कर लें उपाध्यक्ष हो, ये दोनों के दोनों विधानसभा के सदस्य होने चाहिए, यह अनिवार्य होता है। अब दिक्कत यह है कि विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कैसा होगा, तो याद रखिएगा कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल महोदय की तरफ से हम देखें, राज्यपाल महोदय की ओर से, किसकी तरफ से, राज्यपाल महोदय की ओर से काम करता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर जो होता है ये सदन का वरिष्ठ सदस्य होता है, सदन का वरिष्ठतम सदस्य होता है। और वरिष्ठता से यहां पर तात्पर्य होता है दोस्तों कि ज्यादा बार विधानसभा का सदस्य चुना गया हो। तो सदन का जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसे प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करवाता है, सदस्यों को शपथ दिलवाता है, उसके बाद इसका पद समाप्त होता है। इसलिए हम प्रोटेम स्पीकर को राज्य की विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष कह सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था हमें लोकसभा में भी देखने को मिल रही थी। जब संसद वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने इसको क्लियर किया था प्रोटेम स्पीकर के बारे में। तो एग्जाम में अगर 2 अंक का प्रश्न एमपीपीएससी में आप लोगों से पूछ ले मेंस में, तो आप बताएंगे प्रोटेम स्पीकर क्या है, अस्थायी अध्यक्ष होता है, वरिष्ठतम सदस्य होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, सदस्यों को शपथ दिलाना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करवाना, किसकी तरफ से, राज्यपाल की तरफ से ये काम करता है। जैसे ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो अध्यक्ष जो होता है वो अपने लीड रोल में आ जाता है और अध्यक्ष संविधान में दी गई व्यवस्था के हिसाब से, नियमों के हिसाब से सदन की कार्यवाही संचालित करता है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट यहां हमारे सामने दिखाई पड़ता है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 178 विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के संदर्भ में व्यवस्था करता है। लेकिन 179 देखो, आर्टिकल 179 कहता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्यागना और पद से हटाया जाना। देखिए एक तो यह है कि जो अध्यक्ष है
और जो उपाध्यक्ष है। यहां पर हम अध्यक्ष की अगर पदावधि की बात करें तो वैसे तो यह होता है कि विधानसभा जो है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है, तो 5 वर्ष इसका कार्यकाल होना चाहिए। लेकिन जब तक विधानसभा का सत्र चल रहा है, जब तक नई विधानसभा का गठन नहीं हो जाता, तब तक अध्यक्ष अपने पद पर रहता, नई विधानसभा के गठन तक, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो ये चाहे तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देकर हट सकता है। अगर अध्यक्ष को पद से ही हटाना है तो ऐसे किसी भी काम जो संविधान के विरुद्ध पाया जाता है, उस काम के आधार पर, संवैधानिक कदाचार के आधार पर सदन में एक प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जाता है? प्रस्ताव। उस प्रस्ताव को तात्कालिक जो सदस्य हैं उस सदस्य संख्या के बहुमत से पास करके आप अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हो। बस इसमें एक शर्त होती है कि जो अध्यक्ष होगा उसको 14 दिन पहले इस बात की सूचना दी जानी चाहिए कि हम आपको हटाने का प्रस्ताव जो है वो ला रहे हैं, और इस दौरान वो इस 14 दिनों में ये व्यवस्था कर लेता है कि उसको अपना पक्ष जो है वो सबके सामने रखना है कि वो सच में उस चीज का उल्लंघन करने का कारण है कि नहीं, जिसके आधार पर उसको हटाया जा रहा है, अपना पक्ष रखता है वो। आर्टिकल 180 भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 180 कहता है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष की या अन्य व्यक्ति की शक्ति। देखिए क्या होता है कि अध्यक्ष हमेशा उपस्थित नहीं होता, तो अध्यक्ष किसी भी वजह से अगर अनुपस्थित है तो उसके रूप में कार्य करता है कौन? उपाध्यक्ष। अब अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो सदन का कोई वरिष्ठतम सदस्य जो निश्चित किया जाए वो यहां पर आपको कार्य करते दिखाई पड़ेगा अध्यक्ष के तौर पर, उसकी कार्यवाही का संचालन करते हुए। ठीक इसी प्रकार से हमें आर्टिकल देखने को मिलता है 181 कहता है कि जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में चर्चा में है, क्लियर, कोई अध्यक्ष है विधानसभा का, उसको हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, इस दौरान वो पीठासीन नहीं होगा, मतलब वो अध्यक्ष के तौर पर काम नहीं करेगा, कोई और व्यक्ति अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है? और यहां पर उसको केवल पहली बार में ही मतदान करने का अधिकार है, अन्य मामले में वो मतदान नहीं कर सकता है। वोटों की अगर समानता होगी तो वो निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकता। निर्णायक मत का अधिकार 189 के तहत उसको मिलता है, लेकिन वो यहां पर नहीं कर सकता उसका प्रयोग, ये आर्टिकल 181 कहता है। इसके बाद 186 पे हम डायरेक्ट क्यों आ गए? क्योंकि 184(5) हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले विधान परिषद वाले में, इसी लेक्चर के शुरू में। 186 कहता है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते। मतलब अगर एक सदनीय व्यवस्था है, राज्य विधानमंडल एक सदन वाला है, तो वहां पर आपको विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलेंगे। और अगर 2 सदन वाला विधानमंडल है तो यहां पर आपको उपसभापति और सभापति भी देखने को मिलेंगे। तो इनके वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? तो सदन करता है। विधानसभा जो होगी वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन भत्तों का निर्धारण करती है, और राज्य की जो संचित निधि होगी उस पर भारित होते हैं इनके वेतन भत्ते, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 188 कहता है सदस्यों का शपथ और प्रतिज्ञान। मैंने कहा है कि प्रोटेम स्पीकर आता है, वो इसकी पूरी व्यवस्था करता है दोस्तों। अनुच्छेद 189 क्या कहता है कि सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। याद रखिएगा कि अगर कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है, उसको पास करना है, तो ऐसे संदर्भ में आवश्यकता अनुरूप उस पर मतदान करवाने का काम जो है वो कौन करवाता है? अध्यक्ष करवाता है। जब उस पर मतदान होगा उसके आधार पर ही उसमें हाँ ना करके प्रस्ताव को पारित किया जाता है या उसको पारित करने से रोका जाता है। वैसे ही अगर आपको सदन की बैठक करना है तो उसके लिए आपको गणपूर्ति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कोरम पूरा आप करेंगे तभी आप कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि एक तरीके से पूरी प्रक्रिया का समापन करेंगे। तो गणपूर्ति के लिए कितने लोग चाहिए? 1/10 सदस्य। अगर आपको विधानसभा की विधान परिषद की बैठक करवानी है तो बैठक आयोजित करने के लिए जरूरी यह है कि 1/10 सदस्य जो है सदन के वो मौजूद हों। अगर 1/10 सदस्य मौजूद नहीं है तो वो आवश्यक सदस्य संख्या नहीं होती कि बैठक की जाए।
तो अगर बैठक करवाना है तो अनिवार्य है कि 1/10 सदस्य मौजूद रहे दोस्तों। क्लियर है कि नहीं? चलो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 194। आर्टिकल 194 कहता है कि विधानमंडल के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार, जैसे मैंने भारतीय संविधान का आर्टिकल 105 पढ़ाया था, वो सेम यहां पर लागू होता है। आर्टिकल 105 में संसद सदस्यों के विशेषाधिकार के बारे में मैंने चर्चा की थी। वैसे ही आर्टिकल 194 विधानसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार की बात करता है। जैसे कि अगर विधानसभा में उन्होंने कोई कथन किया है, कोई बात कही है, तो उसको आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते। कार्यवाही के दौरान पहले 40 दिन, बाद के 40 दिन दीवानी मामले में सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऐसे कुछ विशेषाधिकार जो है वो आर्टिकल 194 के तहत जो है वो विधानसभाओं के सदस्यों को मिले हुए हैं। इसके संदर्भ में दोस्तों आप, जिसमें मैंने पार्लियामेंट वाला सेक्शन किया है, जहां पर लोकसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार की बात की है, राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार की बात की, आप उसको यहां देख सकते हैं। सेम एज इट इज है, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ वहां पर लिखा होगा संसद सदस्य, यहां पर लिखना है राज्य विधानसभा के सदस्य। बराबर है? तो ये करना है आप लोगों को। इसके बाद 198 राज्य के धन विधेयक के संदर्भ में विशेष प्रक्रिया की बात करता है और 199 धन विधेयक की परिभाषा देता है। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 और 110 में सेंट्रल लेवल पर धन विधेयक की प्रक्रिया और धन विधेयक की परिभाषा पर बात की थी, उसी प्रकार से हम यहां पर 109 और 110 में की भांति ही 198 और 199 में राज्य के संदर्भ में धन विधेयक के संदर्भ में बात करते हैं। तुलनात्मक तौर पर देखें तो यहां पर लोकसभा को धन विधेयक के संदर्भ में समस्त अधिकार हैं, वैसे ही राज्यों में विधानसभा को धन विधेयक के संदर्भ में समस्त अधिकार है। उसी प्रकार से हम देखें कि अगर हम द्विसदनीय राज्य विधानमंडल की बात करें तो वहां जो विधानसभा होती है उसकी स्थिति राज्यसभा के भांति ही है। समस्त निर्णय राज्य विधानसभा के द्वारा लिए जाते हैं। अधिकतम राज्य की विधान अगर परिषद कुछ करती है तो विधान परिषद जो होती है वो क्या कर सकती है, धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक लेट कर सकती है। इसके अलावा और कुछ इसको अधिकार नहीं होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो धन विधेयक के संदर्भ में समस्त अधिकार जो है वो राज्य विधानसभाओं के पास आरक्षित है। धन विधेयक की प्रक्रिया मैंने समझाई हुई है, ये भी एज इट इज है। संसद वाले लेक्चर को देखिएगा, वहां पर धन विधेयक को लेकर जो प्रोसेस है वहां पर आपको क्या करना है, राज्य विधानसभा लगा देना है। बाकी एज इट इज यहां पर आपको व्यवस्था दिखाई पड़ेगी। क्लियर? जैसे लोकसभा के पास धन विधेयक की समस्त शक्तियां हैं, वैसे ही विधानसभा के पास धन विधेयक की समस्त शक्तियां हैं। केंद्र में लोकसभा का अध्यक्ष निश्चय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष निश्चय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। केंद्र में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोकसभा में धन विधेयक लाया जाता है। राज्य में राज्यपाल की पूर्व अनुमति से धन विधेयक विधानसभा में लाया जाता है। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 200 विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति की बात करता है। यहां पर जो राज्य की विधानसभा है वो कोई प्रस्ताव लेकर आती है या कोई विधेयक लेकर आती है, बराबर। ये विधेयक लोकसभा में लेकर आए, लोकसभा से पास किया, अब किसके पास जाएगा, वो राज्यपाल के पास जाएगा अनुमति के लिए। जब वो राज्यपाल के पास जाएगा विधेयक अनुमति के लिए, ठीक है, तो ऐसे में राज्यपाल या तो यस करता है या फिर नो करता है। और यहीं पर हम लोगों को दिखाई पड़ता है वीटो पावर। किसका वीटो पावर? राज्यपाल का। अगर राज्यपाल ने यस कर दिया तो वो कानून बन जाएगा, कानून बना। और अगर नो किया तो यहां पर राज्यपाल वीटो का प्रयोग कर रहा है। वीटो 3 प्रकार के हैं, जैसे कि राष्ट्रपति को प्राप्त है वैसे ही। जैसे कि एक हमको मिला आत्यांतिक वीटो, दूसरा मिला हम लोगों को निलंबनकारी, और तीसरा वीटो मिला जेबी वीटो। ये सेम वीटो जो है वो राष्ट्रपति के पास होते हैं और यही वीटो जो है वो राज्यपाल के पास होते हैं। आत्यांतिक वीटो में कारण बताकर अनुमति नहीं देता और ऐसी कंडीशन में जो विधेयक है वो शून्य हो जाता है। इसका मतलब है कि दोबारा से विधेयक को तैयार कीजिए, नए नंबर के साथ नए तरीके से पास करवाना होगा। निलंबनकारी में ऐसा होता है कि वीटो को वापस कर दिया जाता है और ऐसी स्थिति में पुनर्विचार करके भेजेगा कौन,
बोल सकते हैं कि सरकार वापस राज्यपाल के पास, अगर पुनः विचार के बाद राज्यपाल के पास दोबारा आता है तो राज्यपाल बाध्य है अनुमति देने के लिए। और जेबी वीटो में ऐसा है कि ना तो कारण बताएगा, न कब हस्ताक्षर करेगा वो बताएगा, बिना कुछ कहे राज्यपाल वीटो को अपने पास रख लेता है। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं जेबी वीटो। तो वीटो की शक्ति अनुच्छेद 200 में हमें दिखाई पड़ती है। अनुच्छेद 210 कहता है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। देखिए, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहां पर एक तो हिंदी, देवनागरी और इंग्लिश का हमें प्रावधान देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर क्लियर कहा गया है कि मातृभाषा में अध्यक्ष की अनुमति के साथ बात की जा सकती है। तो जिस राज्य में जो भाषा वहां की मातृभाषा है उसको विधानमंडल में प्रयोग किया जाने की अनुमति भी दी गई है, याद रखिएगा। आर्टिकल 213 विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति होती है। कि विश्रांति काल का मतलब क्या है कि जब विधानसभा विधान परिषद सत्र में ना हो, अगर सत्र में ना हो, इनका क्या चल रहा है, अवकाश का काल है, और इस दौरान आपको किसी अर्जेंट कानून की जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में मंत्री परिषद के परामर्श पर राज्यपाल महोदय अध्यादेश निकाल सकते हैं, जिससे कि उस समय जो कानून की जरूरत है वो जरूरत पूरी हो जाए। ये याद रखिएगा। बाकी अध्यादेश की शक्ति जो है, जो मैंने राष्ट्रपति की शक्ति बताई थी, सेम पावर यहां पर अध्यादेश की राज्यपाल की भी है। तो उस लेक्चर में आप लोगों ने राष्ट्रपति की शक्ति देखी अध्यादेश की, बिल्कुल एज इट इज है, कोई परिवर्तन आपको दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोग देखेंगे। इसके अलावा हम देखें तो कुछ विशेष तथ्य आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम एमपी के विधानमंडल को यहां देख रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम की दृष्टि से। तो यहां मध्य प्रदेश की विधानसभा से संबंधित तथ्य आपको पता हो। मध्य प्रदेश की विधानसभा की हम बात करें तो पहली विधानसभा का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इस समय अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे जी थे। कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश की विधानसभा के सर्वाधिक काल तक रहने वाले अध्यक्ष भी रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और उपाध्यक्ष थे विष्णु विनायक सरवटे जी। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर आपको काशी प्रसाद पांडे दिखाई पड़ते हैं, और इस विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विश्वनाथ तामसकर मौजूद थे, ये ध्यान रखिएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे वो मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित हुए थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 16वीं विधानसभा का गठन दिसंबर 2023 को हुआ है, जिसके अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भारत सरकार के पूर्व कृषि मंत्री जो थे वो बने हैं दोस्तों। और प्रोटेम स्पीकर यहां पर गोपाल भार्गव जी को बनाया गया था। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को बनाया गया था। जब हम नेता प्रतिपक्ष की बात करते हैं तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन पार्टी का व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष बन सकता है, तो ऐसा कोई भी पार्टी जिसको चुनाव में 10% सीट हासिल हुई हो उसका व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष बन सकता है, और ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेता प्रतिपक्ष में प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष जो थी वो जमुना देवी बनी थी दोस्तों। 12वीं और 13वीं लोकसभा में लगातार इनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हम देखते हैं। 12वीं और 13वीं विधानसभा में जब इनको हम नेता प्रतिपक्ष के तौर पर देख रहे हैं तो 2003-2010 तक ये नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रहती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखें तो मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन भी यहां पर पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन, अगर हम पुराना विधानसभा भवन की बात करें तो मिंटो हॉल था। ये मिंटो हॉल 1990 में बेगम जो थी भोपाल की सुल्तान जहां, उनके द्वारा बनवाया गया था। नवीनतम विधानसभा भवन की बात करें तो इसकी आधारशिला 14 सितंबर 1984 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने रखी थी, और 3 अगस्त 1996 को इसका काम पूरा हुआ जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इसका नाम इंदिरा गांधी विधानसभा भवन रखा गया दोस्तों। इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे, और मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन भोपाल के अरेरा हिल्स पे है। इसी के साथ भोपाल में ही जो वल्लभ भवन है वहां मध्य प्रदेश का सचिवालय हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा लेक्चर जो है वो मध्य प्रदेश के विधानमंडल पर आधारित था दोस्तों। हमने इसमें समस्त संवैधानिक प्रावधानों को भी देखा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, विधान परिषदें, विधानसभा, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा भवन, सब चीजों को यहाँ कंप्लीट किया गया है। यहां से मध्य प्रदेश की परीक्षा में आपका क्वेश्चन जो है वो छूटना संभव नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। बस आपको एक काम होमवर्क में करना होगा, वो क्या कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के समस्त अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे जी से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर साहब तक
जो 16 की 16 विधानसभाएं मध्य प्रदेश की रही हैं, इन सभी का आपको अध्यक्षों के नाम याद करने हैं। याद करने के बाद आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है डेटा में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से जो नोट्स भेज रहे हैं उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।